हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का राज सर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लेते हैं। हमने इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लिया है। अब चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है, एक दिन एक अंधी बुढ़िया को प्यास लगी। तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे, एक दिन, वन डे। एक अंधी बुढ़िया को प्यास लगी। किसको प्यास लगी? एक अंधी बुढ़िया को। सब्जेक्ट क्या हो गया? एक अंधी बुढ़िया। तो लिखेंगे अ ब्लाइंड ओल्ड वोमेन, यानी बूढ़ी बुढ़िया। अंधी की इंग्लिश क्या होती है? ब्लाइंड। तो लिखेंगे अ ब्लाइंड ओल्ड वोमेन, एक अंधी बूढ़ी बुढ़िया। प्यास लगी, कौन सा काम हो रहा है? प्यास लगना। तो प्यास लगने की क्या होती है? प्यास लगना या महसूस होना। महसूस होने की इंग्लिश होती है फील। महसूस होना या फिर बोल सकते हैं हम लगना। इस तरह के वर्ड आए, ये महसूस होना या लगना, उसकी इंग्लिश होती है फील। ये पास्ट टेंस है, इसलिए पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो फील की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फेल्ट। तो फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट। तो लिखेंगे अ ब्लाइंड वोमेन, एक बूढ़ी बुढ़िया, फेल्ट को महसूस हुई या को लगी। क्या लगी? प्यास। प्यास की क्या इंग्लिश होती है? थर्स्टी। तो अ ब्लाइंड वोमेन, एक बूढ़ी बुढ़िया, फेल्ट थर्स्टी, प्यासी हुई या उसको प्यास लगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने स्टूल पर रखे ग्लास को टटोला। किसने टटोला? उसने। तो लिखेंगे सी। अब टटोलने की इंग्लिश क्या होती है? फील फॉर। फील फॉर मीन्स होता है टटोलना। पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फील की सेकेंड फॉर्म होती है फेल्ट, यानी हो जाएगा फेल्ट फॉर। तो लिखेंगे सी फेल्ट फॉर। उसने टटोला। क्या टटोला? ग्लास को। तो लिखेंगे सी फेल्ट फॉर द ग्लास। अब ग्लास के विषय में इतनी जानकारी दी हुई है, स्टूल पर रखे, इसलिए ग्लास से पहले दा भी जोड़ दिए हैं। अब इस फ्रेज को यहाँ पर लिखेंगे, स्टूल पर रखे। इसकी इंग्लिश क्या होगी? लाइंग ऑन द स्टूल। लाइंग ऑन द स्टूल। सी फेल्ट फॉर, उसने टटोला, द ग्लास, गिलास को, लाइंग ऑन द स्टूल, स्टूल पर रखे। अब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। आप पास्ट पार्टिसिपल का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्टूल पर रखे, रखने की मीनिंग दूसरी होती है कीप। अब कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो कीप की थर्ड फॉर्म होती है केप्ट। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से लगाकर यहाँ तक का सेंटेंस यही रहेगा, यानी कि सी फेल्ट फॉर द ग्लास। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? केप्ट लिखेंगे। केप्ट ऑन द स्टूल। केप्ट ऑन द स्टूल का मतलब क्या हो गया? स्टूल पर रखे। सी फेल्ट फॉर, उसने टटोला, द ग्लास, ग्लास को, केप्ट ऑन द स्टूल, स्टूल पर रखे। तो उसने स्टूल पर रखे ग्लास को टटोला। नेक्स्ट सेंटेंस है, पर वहाँ ग्लास नहीं था। तो पर की इंग्लिश क्या होती है? बट, यानी कि लेकिन। तो बट वहाँ कोई ग्लास नहीं था। जब कोई चीज़ कहीं पर होती है उसके लिए देयर, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखेंगे बट देयर। अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या था, क्या नहीं था? ग्लास नहीं था। तो लिखेंगे वाज नो ग्लास। कहाँ? वहाँ। तो लिखेंगे देयर। बट देयर वाज नो ग्लास देयर। इस देयर की मीनिंग नहीं निकलेगी, क्योंकि यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। जब देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वहाँ पर देयर की मीनिंग नहीं निकलती। तो बट देयर वाज नो ग्लास, कोई ग्लास नहीं था या ग्लास नहीं था। देयर, वहाँ, यानी पर वहाँ कोई गिलास नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है, बुढ़िया ने अपनी छड़ी उठाई और चलने लगी। तो यहाँ पर कौन छड़ी उठाया? बुढ़िया। तो सब्जेक्ट हो गई बुढ़िया। तो लिखेंगे द ओल्ड वोमेन। उठाने की इंग्लिश क्या होती? पिकअप। पिक अप। पास्ट टेंस से वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड फॉर्म में पिक की क्या हो जाएगी? पिक्ड हो जाएगी, यानी हो जाएगा पिक्ड अप। तो यहाँ लिखेंगे द ओल्ड वोमेन पिक्ड अप। बुढ़िया ने उठाई। क्या उठाई? अपनी छड़ी। तो बुढ़िया के लिए प्रोनाउन यूज होगा सी, और सी के लिए, अपने के लिए मीनिंग क्या होती है? हर। तो लिखेंगे हर, और छड़ी की क्या होती है? स्टिक। द ओल्ड वोमेन पिक्ड अप हर स्टिक। बुढ़िया ने अपनी छड़ी उठाई एंड, और चलने लगी। क्या लिखेंगे? स्टार्टेड। स्टार्ट, क्योंकि ये पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो हो जाएगा स्टार्टेड।
जब शब्द आते हैं लगी, लगा, इस तरह के, करने लगी, पढ़ने लगी, इस तरह के शब्द आते हैं तो वहाँ पे स्टार्टेड का या स्टार्ट का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस से इसलिए स्टार्टेड हो गया है। अब स्टार्ट के बाद कोई जब वर्ब लिखी जाती है तो आईएनजी फॉर्म में लिखी जाती है। यहाँ पर क्या होने लगी है? चलने लगी। चलने की इंग्लिश क्या होती है? मूव। यहाँ लिखेंगे मूव, लेकिन आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मूविंग। एंड स्टार्टेड मूविंग, और चलने लगी। नेक्स्ट सेंटेंस है वह घड़े तक गई पर उसमें पानी नहीं था। तो पहले यहाँ से लगाकर गई तक बनाएंगे। कौन गया? वह, तो सब्जेक्ट हो गया सी, तो लिखेंगे सी। अब गई, जाने की क्या होती? गो। पास्ट टेंस से वीटो का इस्तेमाल करेंगे, हो जाएगा वेंट। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो लिखेंगे सी वेंट। कहाँ तक? घड़े तक, तो लिख सकते हैं टू द पिक्चर। टू द, सी वेंट टू द पिक्चर। वह घड़े के पास गई या घड़े तक गई, उसी तरह का सेंस निकल रहा है, इसलिए टू का इस्तेमाल किए हैं। यानी वो घड़े के पास गई, यानी घड़े तक गई। आप टू के स्थान पे एज, फॉर, एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हो जाएगा सी वेंट एज फॉर एज द पिक्चर, यानी वह घड़े तक गई। लेकिन, बट, पर की मीनिंग दी क्या होती है? बट यानी कि लेकिन, पर यानी कि बट, उसमें पानी नहीं था। जब कोई चीज़ कहीं पर होती है देयर का, वहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर आता है, तो लिखेंगे बट देयर। पास्ट है तो आ जाएगा देयर वाज। पानी नहीं था तो लिखेंगे देयर वाज नो वाटर। बट देयर वाज नो वाटर, पानी नहीं था। किसमें? उसमें, तो लिखेंगे इन इट। इन इट। बट देयर वाज नो वाटर इन इट, लेकिन उसमें पानी नहीं था। अब यहाँ पे भी आ रहा है, उसमें भी पानी नहीं था, तो इसको कैसे लिखेंगे? भी के लिए क्या लगाएंगे? तो इसके बाद क्या लगाएंगे? अब भी के लिए आप ईदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद ईदर लगा सकते हैं। ईदर बोलो या आइदर, ये नेगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है भी के लिए। ऑब्जेक्ट के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के लास्ट में। बट लेकिन, या पर, देयर वाज नो वाटर पानी नहीं था, इन इट आइदर इसमें भी। लास्ट सेंटेंस है बुढ़िया ने अपने बेटे को पुकारा। किसने पुकारा? बुढ़िया ने, तो लिखेंगे द ओल्ड वोमेन। अब पुकारने की क्या होती है? कॉल्ड, तो लिखेंगे पुकारने की होती कॉल, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, पास्ट टेंस है, हो जाएगा कॉल्ड। किसको? अपने बेटे को, तो लिखेंगे बुढ़िया के लिए प्रोनाउन सी आएगा, सी के लिए अपने के लिए मीनिंग क्या होती? हर, तो लिखेंगे कॉल्ड हर सन। बुढ़िया ने अपने बेटे को पुकारा। कोई उत्तर ना मिला, तो लिखेंगे यहाँ बट छिपा हुआ है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या आ रहा है? बट, लेकिन उसको कोई उत्तर नहीं मिला, तो लिखेंगे बट कोई उत्तर नहीं मिला। किसको नहीं मिला? किसने उत्तर नहीं प्राप्त किया? बुढ़िया ने। तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो हम सब्जेक्ट लिख देंगे सी, तो लिखेंगे बट सी। अब मिलना या रिसीव करना, तो लिख देंगे रिसीव्ड। कोई उत्तर ना, तो सी रिसीव्ड नो आंसर। नो आंसर या फिर रिप्लाई लिख सकते हैं, तो सी रिसीव्ड नो रिप्लाई, उसने कोई भी उत्तर नहीं प्राप्त किया, यानी कि उसको कोई उत्तर नहीं मिला। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।